एक अपठित गद्यांश आएगा इंग्लिश में, पैसेज आएगा। हाँ। तो पैसेज को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बता दूं आपको। मुद्दा बताए भी हैं कि हमें पीईटी पर चर्चा करना है। जी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जी। वेयर आई हैव टू गो एंड विच पाथ शुड बी अडॉप्टेड फॉर गोइंग देयर, है ना। जी। तो हमें जाना कहाँ है और किस तरीके का रास्ता अपनाना है वहाँ जाने के लिए, ये आप जानने के लिए क्या करते हो, मैप देखते हो। जस्ट इन द सेम वे इफ़ यू solved unsolved questions or solved questions in for the previous years, जी। तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि टॉपिक्स में हम पढ़े क्या। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट का देखिए कमेंट रहा कि सर पीटी का देखिए एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। जैसे कि पता होगा कि 28-29 अक्टूबर को 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है पेट का। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अभी 45 दिन बचे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे तैयारी करें, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान बहुत दें। धन्यवाद हरमित जी। और आप इसलिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि आप विद्यार्थियों के हित में अलग अलग जगहों पर जा कर के अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और उनके अनुभव को, उनके तरीक़ों को विद्यार्थियों को आप बताते हैं, उनके बीच साझा करते हैं, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं विद्यार्थियों को भी आपके चैनल के माध्यम से उनकी आगामी परीक्षा जो पीईटी होने वाली है 2023, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये उचित अभिवादन प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपने बारे में सर कुछ हमारे व्यूअर को बताएं। सर क्या है कि ना कि इसमें व्यूअर जितने मतलब फैक्ट जानना चाहते हैं कि जो बता रहे हैं सर क्या किस पोस्ट पे हैं, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या चीज़ें इनकी बात सच्चाई है कि नहीं, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। तो आप अपने कुछ बारे में बताएं, इसके बाद कैसे क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बताएं 45 दिन की। देखिए अगर बात मेरी है जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंग्लिश का सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ और विभिन्न कोचिंग्स में अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। और अध्यापन कार्य करते हुए आपके मतलब जो भी विद्यार्थी हैं उनको अपना लाभ दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ तक हम अगर बात करें और ये जो आप मुद्दा बताए भी हैं कि हमें पीईटी पर चर्चा करना है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप सभी जानते होंगे, इसकी पात्रता की परीक्षा है, ठीक है, जिसके माध्यम से यूपी SSS तमाम परीक्षाएं आयोजित कराता है, जैसे लेखपाल हो गया, ग्रुप सी की बहुत सारी भर्तियाँ हो गई, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके व्यूवर्स और आपके स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, इस पर हम नहीं आएंगे। हम बात करेंगे सीधे कि उस पर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस आप सभी के पास है, ठीक है, सिलेबस आप सभी के पास है, टॉपिक्स आप सभी जानते हैं। अब टॉपिक्स में क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक्स में आपको फैक्ट्स बहुत पढ़ना है। यूपी SSS जो पीईटी का एग्ज़ाम लेती है उसमें फैक्ट्स इतना पूछती है कि कभी ऐसा भी ना हो कि ये भी पूछ ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर क्या है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट के माध्यम से कि यूपीएससी इज हाईली फैक्चुअल एग्जामिनेशन, यूपी SSS इज हाईली फैक्चुअल, मतलब कि बहुत फैक्ट्स पूछती है वो, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ें उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अलग साइड करके लिखते चलें। कोई भी बुक आप पढ़ रहे होते हैं, चाहे बुक कोई भी पढ़े, हम यहाँ पर ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि बुक, हाँ फिर भी मैं एक बात बता दूँ, वाणी पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं आप। तो वाणी पब्लिकेशन की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो फैक्ट्स हैं उसको अलग लिख लीजिए, वही पूछेगा, ठीक है। तो अगर मैं जो सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ उसी पर अगर हम बात करें, उसी को एग्जांपल दे करके हम आप बाकी सारे सब्जेक्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंडियन पॉलिटी की सर जैसे कि जानते हैं कि मतलब जो पेट वाले में जो एग्ज़ाम जो अभी जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो लगभग जीके जीएस से हम साइंस के मिला ले 30 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आप जो डायरेक्शन जो देना चाहेंगे यदि बच्चे उसको फॉलो करें तो उनका 25 नंबर 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अदर पे हम सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, क्या कैसे प्रीवियस ईयर, कैसे क्या मॉक टेस्ट, A to Z बात करेंगे हम उस पर। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात बताएं आपको, परीक्षा चाहे कोई भी हो उसका प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व क्वेश्चन हो, अनसॉल्व्ड हो, ये आपको लगाना ही चाहिए। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि आप खुद जान जाओगे कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे आप
मैप देखते हैं तो मैप देख करके आपको ये पता चल जाता है कि हमें जाना कहाँ है, वेयर आई हैव टू गो एंड विच पाथ शुड बी अडॉप्टेड फॉर गोइंग देयर, है ना। तो हमें जाना कहाँ है और किस तरीके का रास्ता अपनाना है वहाँ जाने के लिए, ये आप जानने के लिए क्या करते हो, मैप देखते हो। जस्ट इन द सेम वे इफ़ यू solve unsolved questions or solved questions in for the previous years, तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि टॉपिक्स में हम पढ़े क्या। टीचर्स कोई भगवान नहीं होते हैं कि वो हर चीज़ जानते हैं कि ये परीक्षा में आएगा ये आएगा। उन्होंने किया क्या है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। तो आप एनालिसिस करें कि क्वेश्चंस कैसे पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व इसलिए भी किया जाता है कि हमें पता चले कि पढ़ना क्या है, इसलिए नहीं कि वो सारे क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर देगा। ये सोच करके आप ना पढ़ें, आपको पढ़ना क्या है पता चल जाएगा उससे। तो हाईली फैक्चुअल है ये। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की ही बात करूं तो संविधान की अगर बात करूं तो संविधान निर्माण से पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड उसका पढ़ेंगे। 1773 से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे ले करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने भी प्रावधान बनाए गए इम्पोर्टेंट प्रावधान, जैसे कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना, कलकत्ता में बना। कहाँ बना? कलकत्ता में बना। कितने जजेस थे? चीफ जस्टिस कौन था? गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। उसकी कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, चारों सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसमें 1919 वाला डायरकी आई। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके के प्रावधान आपसे पूछे जाएंगे पीईटी में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बात अगर आप इतिहास की करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, तो किन किन जगहों पर किन किन भारतीय स्वतंत्रता योद्धाओं ने, आज़ादी के जो हमारे दीवाने थे और फ्रीडम फाइटर्स, कहाँ कहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया। जैसे कि बिहार में कौन किया, इलाहाबाद में कौन किया, लखनऊ में कौन किया, और उस आंदोलन को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया, सप्रेस किसने किया, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात हम इंग्लिश की करें तो इंग्लिश 5 नंबर का है उसमें। तो आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई नहीं है। एक अपठित गद्यांश आएगा इंग्लिश में, पैसेज आएगा। तो पैसेज को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बता दूं आपको। पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैसेज को ना पढ़ के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। पैसेज मान लीजिए एक पैसेज पूछा है तो 2 या 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही जनरली पूछता है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो 5 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए पहले, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद पैसेज पढ़िए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े रहेंगे आप, तो जैसे पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ेंगे तो जो वर्ड्स मिलेंगे पैसेज में क्वेश्चंस के, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और वहीं पर पहुंच जाइए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका आंसर कहाँ है। पहले क्वेश्चन पढ़ें। आपने सर ये बहुत अच्छा सर एक ट्रिक बताया, जैसे कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर जो वीडियो देखेंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं 5 नंबर से 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि इस बात को अभी तक हम भी अभी नहीं जानते थे ना, हम अभी तक फॉलो किए इस चीज़ को अभी। हाँ, तो इंग्लिश को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, इन सब चीज़ों को आप रट डालें जी, और वहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। किताबें कोई भी हो, उसी किताब से आना है। आदित्य पब्लिकेशन का कोई पढ़ता है, कोई हरदेव बहारी पढ़ता है, कोई PN पांडे को पढ़ता है, पृथ्वीनाथ पांडे को। इट डजेंट मैटर कि विच बुक यू आर स्टडिंग, इट मैटर्स इन विच मैनर यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर बुक। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैटर करता है कि उस पुस्तक को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप उसका एक अलग नोट्स बनाएं। वो भले ही किसी का नोट्स भी पढ़ें आप, तो अपना खुद का नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते चले जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम उसको समराइज करते हुए कॉन्साइज तरीके से उसको रिवाइज कर सकें। अभी सर जैसे आपने बताया एक नोट हमें बनाया, नोटबुक करते जाएँ, तो अभी देखिए टाइम क्या है, बच्चों के लिए मात्र 45 दिन बचे हैं। तो बच्चे मतलब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि किस टॉपिक में हमें ज़्यादा, जैसे कि आपने बताया कि अभी आर्टिकल इतिहास वगैरह में मतलब कि 1873 1773, इसके बाद 1784, हाँ डिफरेंट हैं। बाकी
जितने भी हैं, और कुछ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ऐसे बच्चे जानना चाहेंगे कि मैथ में भी, और इसके बाद रीजनिंग में भी, और इसके बाद किस टॉपिक पे कितने घंटे थोड़ा सा टाइम दें, और कैसे तैयारी करें, क्या वो नोट्स बनाना, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा हमारे हिसाब हाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने कहा कि हम्म, रीजनिंग में, मैथ्स में, हम्म, जीके जीएस में, तो मैं आपको एक बात बता दूं। हम्म, जीके जीएस जो होता है ना, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में तैयार नहीं होता नहीं है। होता। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की जो चीज़ें हैं, आप उसको विद इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में भी प्रैक्टिस करके, कम समय में भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस समय मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग रीजनिंग के और मैथ्स के जी। जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर बहुत ही ईमानदारी से थॉरोली प्रैक्टिस करें, जी। क्योंकि इसको अगर वो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जी। तो ये जो टॉपिक्स है ना, हम्म, अगर इसको आंसर तक पहुंच जाते हैं आप, तो इसके नंबर एक्यूरेटली आपको मिल जाएंगे। जी। और जीके जीएस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये नहीं कि उसको इग्नोर करना है, छोड़ देना है, पढ़ना है उसको भी, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ना है। जी। क्योंकि यहाँ अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जी। यहाँ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग, मैथ्स, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर देखें। हाँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, मैं बताऊं, विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इट शुड नॉट अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। मैं किसी भी परीक्षा की बात कर रहा हूँ कि बिना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए आपको किसी परीक्षा में अपीयर होना ही नहीं चाहिए। जी। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का इतना इम्पोर्टेंस है किसी भी परीक्षा को लेकर के, तो आप उसको सॉल्व करें और रीजनिंग मैथ्स पर थोड़ा फोकस करें। और हर एक टॉपिक्स को, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन वाला, डायरेक्शन वाला, क्लॉक वाला, तो इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार प्रैक्टिस करें। जी। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस यहाँ से बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको जीके जीएस में सप्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा, वहाँ भी आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक और है। वहाँ पता भी हो जाएगा, यहाँ भी मेरी कमियाँ आ रही हैं, इस कमियाँ के दूर करें। हाँ बिल्कुल। प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करने के दौरान आपकी कमियां भी आपके सामने आएगी, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन की एक प्रोसेस हो जाएगी और आपकी तैयारी भी होगी, और यहाँ से आप अच्छा नंबर गेन भी करेंगे रीजनिंग और मैथ्स से। और यहाँ रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप जीके जीएस को पढ़ते रहें। फैक्चुअल पढ़ना है इसमें, फैक्चुअल खूब पढ़ना है। और इसलिए भी फैक्चुअल पढ़ना है क्योंकि जैसे कि आप संविधान को भी पढ़ रहे हैं, तो संविधान जैसे कि देता है, तो सब इसमें कहते हैं ना कि कितनी महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। इन सब चीज़ों को जानना होगा आपको। तमाम प्रकार की संविधान सभा में समितियां बनी थी, उन समितियों का अध्यक्ष कौन था, इनको पता करना। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारी चीज़ें, जैसे कि अब क्लास तो है नहीं कि इन सब चीज़ों को हम मेंशन करें, लेकिन ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। सारी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति, BR अम्बेडकर साहब। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ये सब पूछता है, महिला सदस्य कितनी थी, 15 सदस्य थी, ठीक है, कितने दिनों में बना, ठीक। अब इसमें एक और आता है, इंग्लिश कैलीग्राफर कौन था इसका, इंग्लिश में इसको सबसे पहले किसने लिखा, प्रेम नारायण बहादुर रायजादा जी थे, हिंदी में वसंत कृष्ण ने किया। ये सब चीज़ें UP SSSC पूछने लगी है जी। तो इतना फैक्ट्स पूछने लगी है, तो इन सब चीज़ों को आपको देना होगा समय पढ़ने के लिए। इतिहास में भी आप फैक्ट्स जानें, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम ज़रूर पढ़ लें। भोर का तारा कौन है, सांझ का तारा कौन है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लें जी। ठीक है। कृषि भी आपके टॉपिक्स में है, सिलेबस में है, तो कृषि में जैसे कि किन किन फसलों को कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों को जानें आप। थोड़ा सा रबी फसल, खरीफ फसल कौन है, और जैसे कि मक्का में कौन सी बीमारी होती है। कृषि में सारी चीज़ें हैं, वो पूछता है, कृषि से उसको बहुत प्रेम है। हाँ, वो साइंस में भी आ जाएगा। हाँ, वो साइंस में भी आएगा। और कृषि से UP SSSC हमेशा पूछता रहता है। आपके उत्तर प्रदेश से उद्योग जगत में जो भी, जैसे चमड़ा उद्योग, कानपुर आगरा से क्वेश्चन उठाता है। हमारा यहाँ पे दुग्ध उत्पादन बढ़िया होता है, तो इन सब चीज़ों को भी आप जानें। उत्तर प्रदेश इस विशेष वाला में इन सब चीज़ों को आप जानें कि कौन सी संस्थान
कौन से विश्वविद्यालय कहाँ है, कृषि विश्वविद्यालय कौन सी किस जगह पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस हस्ती को कौन सा पुरस्कार दिया, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हो और कहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ख्याति प्राप्त किया हो, जैसे गीतांजलि श्री थी, मानबुकर इंटरनेशनल मानबुकर प्राइज पाई थी, वो यही मैनपुरी से संबंधित थी। सर जैसे को जानी है जी सर, जैसे कि करंट अफेयर में देखिए बच्चों भी कर रहे थे कमेंट, करंट अफेयर कितने महीने के कहाँ से पढ़ें। जैसे कि अभी देखिए अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगस्त तक का हमको लग रहा है कि जो पूछा जाएगा तो पूछा करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक में, तो सर क्या लगता है कब तक पूछा जाएगा इसमें? नहीं, देखिए करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर में ये जहां तक हमें पता है 28 या 29 अक्टूबर को ये प्रस्तावित है ये परीक्षा। तो मैं आपको बताऊं सितंबर तक तो आपको पढ़ना होगा। सितंबर तक? हाँ, जनवरी से सितंबर तक आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसे करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से वो जुड़ा हो, तो वो तो ज़रूर ही पढ़ लें। और जनवरी से आपको सितंबर तक पढ़ना होगा, क्योंकि 28 अक्टूबर को परीक्षा हो रहा है ना ये। जी 28 अक्टूबर को हो तो रहा है। 28 अक्टूबर में 28 दिन हो उसको समय मिल रहा है, तो प्रश्न पत्र हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक तैयार कर लें, तो सितंबर तक की घटनाओं को पूछ सकता है वो। कहा कि जो मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन दे ही दिया है सिलेबस में, सबके स्टूडेंट के पास में सबके पास सिलेबस है। तो उस सिलेबस के हिसाब से मैंने एक तो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूप में ये बताया है कि मैथ्स और रीजनिंग में फोकस करना है। अब किस टॉपिक में कितना फोकस करना है वो आप सिलेबस में देख लें कि कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने हैं, तो वहाँ उसी के हिसाब से आप समय दे दें वहाँ पे। तो डीआई से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो डीआई में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। डीआई का मैं बताऊँ, बिना प्रैक्टिस किए डीआई के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डीआई ऐसा चीज़ है ना कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट में भी आता है, बिहार पीसीएस में तो सॉल्व करने को आता है डिस्क्रिप्टिव। हाँ, एक और बात है, इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है ये, और एक बार प्रैक्टिस कर लिए और अच्छे से मन लगा कर लिए तो इसके क्वेश्चंस गलत भी नहीं होते हैं। काफ़ी रीजनिंग टाइप का भी होता है ये, फार्मूले आपको याद होने चाहिए वहाँ पे। और डीआई को सॉल्व करने के लिए हमें एवरेज और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज थोड़ा सा 3 चीज़, हाँ, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है डीआई तीनों मिला करके। हाँ, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोला जाता है, वो आपका स्टैटिक्स भी पूछ देगा, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट सब दे करके। अब वो डिपेंड करता है परीक्षा एजेंसी पर कि कौन सी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। तो आपको जहाँ से भी घुमा कर दे, आप क्वेश्चन का नेचर पकड़ लें और उसमें आपको यही सब आना चाहिए। जैसे कि और औसत तो पूछता ही है, डीआई में पूछ देगा औसत अंक क्या है, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत अंक क्या है, तो ये सब तो आना ही चाहिए। और डीआई का मतलब डीआई से क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक्स को मिला करके पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, उसमें कंसेप्ट आप लगा दे वहाँ पे, तो इससे डरे नहीं, उसको प्रैक्टिस करें, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे व्यूअर को, जो आप इतना मतलब बहुत अच्छा देखिए डायरेक्शन गाइड्स दिए हैं, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे जो भी विचार थे आप जानने की कोशिश किए और विद्यार्थियों तक ये आप अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके व्यूवर्स हैं, इन सब हमारे विचार विमर्श का जो भी हम लोगों के अनुभव हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला करके अच्छे जगहों पर सेलेक्ट होएंगे। और अच्छा लगेगा जब आपके स्टूडेंट्स, आपके व्यूवर्स अच्छे जगहों पर जा कर के सेवा देंगे भारत में। सर बहुत अच्छा लगेगा बहुत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी इंक्वायरी या फिर कुछ कमेंट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।